Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bauddin Zikra यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, ये हम लोगों का ये लास्ट वीक मैंने आप लोगों को अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का इनहिलेटर मेथड अप्रोच जो था वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड तक जाएंगे, फिर हायर ऑर्डर आप लोगों को करने के लिए दे देंगे और सिमिलरली उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोगों को देंगे. मैक्सिमम ये 3 तक जाएगा. ये देखते हैं इसमें क्या है और फिर इसके बाद चलते हैं आगे. अच्छा, तो हमारा ये मेथड है और इसमें है क्या वो आप लोगों को बता देती हूँ. ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए आपको बता रहे हैं. वो कहता है रिकॉल दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. आप लोगों को याद होगा ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी. हमने इसे सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता था वो हमारे पास आंसर ये आता था. अब यही और ये वो रिकॉल करवा रहे हैं अभी आप लोगों को. वो कहता है जहाँ पे कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होता है हम उसे वाई सी बोलते हैं और जहाँ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टेंट होता है हम उसे वाई पी बोलते हैं. इन दिस इक्वेशन अच्छा वो भी नाम भी बता देते हैं. इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर. ये इंडिपेंडेंट जिसमें कांस्टेंट नहीं होता उसमें उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं और जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलते हैं. और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जो इन दोनों के सम को हम मतलब ये y को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. और यही जो पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी टेस्ट होते हैं ना उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं. चलिए खैर आगे चलते हैं. और एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है. अगर जितने कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होते हैं ना समझ आ जाते हैं कि इतनी ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें अभी इसमें सिंगल कांस्टेंट इन्वॉल्व है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी. अच्छा चलो आगे चलते हैं. और इन दिस इक्वेशन द सेकंड टर्म ये सेकंड टर्म आपको नज़र आ रही है. ये सेकंड टर्म आपको नज़र आ रही है. वो वाई सी है इज अ सोल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड. और ये निकला कैसे है वो ये बता रहा है कि ये जो अगर हम इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 कर दें तो उसको सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन निकलेगा ना ये हमारा वही वाई सी होगा, होमोजीनियस एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा. सिमिलरली फर्स्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रही है मतलब ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट है ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारा वाई पी है. इसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं. इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है. ओरिजिनल इक्वेशन की होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकलता है. और ओरिजिनल इक्वेशन कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारे पास मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन निकलता है हम उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं. अच्छा, ये बात इंग्लिश में बोल रहा है. इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. Therefore, the solution of first order linear differential equation can be written as this. तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं. अच्छा, और ये हमारे पास है. अब यही हम बाय यही इक्वेशन हम अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करके दिखाएंगे. द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी ऑफ और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे पास ये है. हम सपोज ये हमारे पास वाई पी है. दिस फार्मूला कैन आल्सो बी ड्राइव्ड बाय अनदर मेथड. दूसरे मेथड से हम इसे ड्राइव करेंगे. जो दूसरे मेथड हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं हम उसे बोलते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. और ये बनता कैसे है आप लोगों को पता है. पीछे हमारा वाई सी क्या था, वाई सी हमारे पास ये था और वाई सी ये था. और आपको पता है ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया था. और फिर इज द इक्वेशन इज लीनियर. और ये इक्वेशन हमारा लीनियर निकला था. और जनरल सोल्यूशन हमारे पास हमें पता है जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये निकलता है. जनरल सोल्यूशन क्या होता है, हम उसी जो आपका सोल्यूशन होता है उसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हमारा जनरल सोल्यूशन निकल आता है. अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की ये टेक्निक है कि जो कांस्टेंट आपके पास इन्वॉल्व होता है उसे एक पैरामीट्रिक फंक्शन के साथ उसे डिनोट कर देता है. मतलब एक फंक्शन बनाएगा जैसे इधर C1 है वो इसे U1 जो कि डिपेंड कर रहा होगा एक्सप्रेस उससे रिप्लेस कर देगा. आपके कांस्टेंट को एक पैरामीटर से रिप्लेस कर देगा.
अच्छा, और वो पैरामीटर के बारे में है कि वो x पे डिपेंड करता है। द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंसिस्टेंट पैरामीटर्स कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन, और इसमें थीम क्या है, थीम हमारा ये है कि हमने u1 को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है वो आपको बताती हूँ। yc हमारा आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास c1 इज इक्वल टू y1 ये था, और yp हमारा क्या होगा, c1 की जगह हमारे पास आ जाएगा u1 आ जाएगा। अच्छा, इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, और ये जो ये ऊपर वाला सॉल्यूशन था ये होमोजीनियस इक्वेशन का था, और जो ये इक्वेशन बना है ये हमारे पास सॉल्यूशन बना है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, अब मैं आपको क्या करती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो जहाँ जहाँ मुझे y नज़र आएगा मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगी। y की तो मैं अभी यहाँ पुट करने वाली हूँ, y का फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगी, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये फर्स्ट पर हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ आएगा, सेकंड पे डेरिवेटिव लगेगा, और फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ आएगा, फर्स्ट पे डेरिवेटिव लगेगा। और इसको डिटेल के साथ मैंने एक अलग लेक्चर बना के उस पर डाल दिया है, तो वहाँ से ज़रा देख लीजिएगा कि मैं फिर वो पेन पेंसिल पकड़ के इनको अलग अलग डेरिवेटिव लेके फिर अंदर पुट करके वो सारा कुछ दिखा रही हूँ, तो वहाँ जाके देखिएगा। ये अभी इतना लंबा लेक्चर मैंने नहीं बनाना था, 20 मिनट में 15 मिनट में मैंने ये सारा कवर करना था, इसलिए मैंने इसको बस शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ कि इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी। डेरिवेटिव लेने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, फिर उन्हें ब्रैकेट वगैरह खोलूँगी, और क्या आंसर आता है वो नीचे आपको बताती हूँ। नोट इज द पैरामीटर सी, वो मतलब नोट करवा रहा है कि जो सी है सी को हमने रिप्लेस कर दिया u1 से, so what we substitute in yp, okay, and given equation is obtained, और given equation आपके पास, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। और ये कैसे आएगा ये जानने के लिए आप लोग वहाँ पे वो जो मैंने एक्सेल लेक्चर मैंने डाला हुआ है वो जाके आप लोग देखें। अच्छा, अब आपको नज़र आया है कि अब आपने कहा था कि y1 तो इसका सोल्यूशन है, अगर y1 सोल्यूशन है, y1 इस होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अगर y1 इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y1 p मल्टीप्लाई बाय y1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाली शक्ल आपके पास बन गई है, तो इस पूरे को आप इक्वल टू 0 कर सकते हो क्योंकि y1 इसका सोल्यूशन है। ये अब नीचे यही बात बोल रहा है, ये देखिए ये हमारे पास बन गया, ये पूरी चीज़ हमारे पास होगी इक्वल टू 0। ये देखो, सिंस y1 इज अ सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, सो वी मस्ट हैव ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल टू 0 होगी। और जब ये आपका इक्वल टू 0, अब देखो ये अगर ये टर्म गायब हो गई तो ये वाली टर्म भी गायब हो जाएगी, ये पूरा गायब हो जाएगा, और बाकी हमारे पास ये और ये दोनों बच जाएंगे। वो देखो नीचे उसमें लिखे हुए हैं। अब आप इधर वेरिएबल सेपरेट करो, एक्स वाले एक साइड पे कर लें, और फिर ये डी यू इस साइड पर और बाकी सारे इस साइड पर, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड पर लें, यू की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ये देखो यू की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू ऊपर आप लोगों को याद होगी, ये देखो y1 की वैल्यू ये है, ये ज़रा पुट तो करो, यहाँ पे पुट करो, ये नीचे इसकी पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये देखो, और ये ऊपर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ है, और ये हमारे पास u की वैल्यू निकल आई। तो yp आपका इजीली कैलकुलेट हो गया। yp क्या था आपके पास, u पूरा आपका ये है, u मल्टीप्लाई बाय y1, ये y1 है, और ये हमारे पास पूरा ये u1 है। तो हमारा ये yp कैलकुलेट हो गया बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब सेम यही काम आपको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए करके दिखाऊंगी। वो हमारे पास ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की जनरल फॉर्म है, आप a2 से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास बन जाएगा, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। और p q f ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है, और अगर आप इसकी होमोजीनियस इक्वेशन लेना चाहते हो तो आप इसे f ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपको पता है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपका इस तरह से निकलेगा। अब आपने ये y1 y2 इन सारों के बारे में बताया जा रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर y1 आप इसके अंदर पुट करो, ये इधर y1 डबल डैश और y1 डैश, और ये y1 इक्वल टू पूरा ये 0 आएगा। इसी तरह y2 के लिए भी ये होल्ड करेगा क्योंकि y1 और y2 इसके जनरल वो है, इसके नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका पास ये है c की जगह u1 आ जाएगा, c2 की जगह u2 आ जाएगा। ये देखो नीचे उसमें लिखा हुआ है, फाइंडिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी रिप्लेस द पैरामीटर c1 एंड c2 बाय u1 एंड u2 इन वेरिएबल्स के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। ये देखो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये इक्वेशन है,
आपको वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, यहाँ पुट करो, सेकंड डेरिवेटिव लो, यहाँ पुट करो, और फर्स्ट ये वाई एज इट इज़ यहाँ लिखो और ब्रैकेट खोलो, चीज फार करो, और ये देखो मैं वही काम ये सारा नीचे कर रही हूँ। ये देखो वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आया, और फिर वो कह रहा है हायर ऑर्डर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको गायब कर दो। यू के जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उन सारों को हम गायब करने जा रहे हैं, ज़रा वो गौर से देखो। टू अवॉइड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u1 एंड u2, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, इन्हें अवॉइड करो। जब अवॉइड करेंगे और एक और इम्पोज द कंडीशन, एक और आप ये काम करें कि आपका जो u1 डैश y1 और u2 डैश y2 इनको भी इक्वल टू 0 करें। मतलब ये देखो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में से हायर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में से फर्स्ट डेरिवेटिव u का ये, और ये u1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, u2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, इन दोनों का सम इक्वल टू 0 कर दो। ये यही काम किया हुआ है। और सेकंड डेरिवेटिव में से u2 मतलब u1 और u2 के जो सेकंड डेरिवेटिव्स हैं उनको इग्नोर कर दो, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो देखें। अब ये देखें, इसको जब आप ये गायब करेंगे, ये इग्नोर करेंगे, तो वाई पी डैश ये फर्स्ट डेरिवेटिव, u2 का फर्स्ट डेरिवेटिव गायब हो गया, तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बच जाएगी। ये देखो ये आ गई। इसी तरह आप सेकंड वाले में से इसके u2 की सेकंड डेरिवेटिव, u1 और u2 का सेकंड डेरिवेटिव आप इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे। देखते हैं कितने बची हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, देखते हैं उधर नीचे देखते हैं। ये 1 2 3 4 आ गए हैं। और ये कौन सी टर्म इधर इग्नोर कर रहा है, इधर चलिए खैर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको वहाँ डिटेल में, वहाँ जो मेरा बाय हैंड वाला लेक्चर है उसमें मेरे ख्याल से मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया, वहाँ से जाके ज़रा डिटेल आप देख लीजिएगा। तो अभी ये हमारे पास आ गया। इस तरह से अब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, ये इसका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी नीचे, और फिर ये p एज इट इज़ और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, इसी तरह वाई पी की वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, और ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, u1 कॉमन ले लिया, u2 कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गया वो ले लिया। अब इसे गौर से देखो, अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहा था ये y1 होमोजीनियस इक्वेशन की सोल्यूशन है, तो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, तो बाकी हमारे पास ये टर्म और हमारे पास ये टर्म बच गई। अब जरा गौर से देखो, एक हमारे पास है ये टर्म और एक हमारे पास है ये टर्म। अब इधर इसे दोनों सेम है, देखो जरा, ये देखो u1 डैश और y1, और ये हमारे पास है y1 डैश, और इसी तरह ये और ये हमारे पास बच गया। आओ जरा आओ, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इधर वो बता रहा है कि वही है, हमारा तो मकसद यही है ना, u1 और u2 की वैल्यू फाइंड करना। अब दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, तो ये देखो ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो आप इसे क्रैमर रूल के थ्रू इसे सॉल्व कर लें। ये u1 डैश के लिए क्रैमर, u2 डैश के लिए ये फार्मूला है, ये देखें। और w और w1 w2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम वैसे जैसे आप क्रैमर रूल से सॉल्व करते थे, सेम वही तरीका, कोई नया नहीं। अब वो बता रहा है वही डिटरमाइन w टू बी आइडेंटिफाइड एज रोन्सकेन, मतलब w का मतलब ये है कि ये y1 और y2 का हम रोन्सकेन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपसे गेट सब्जेक्ट टेस्ट में पूछा जाएगा। वो क्या कहते हैं, अगर ये हमारे पास रोन्सकेन इसका नॉन जीरो है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये जीरो है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, नाउ इंटीग्रेटिंग, और फिर जब आप इंटीग्रेशन लेंगे u1 और u2 की, तो आपके पास u1 और u2 निकल आएंगे, और इसे फिर अपने p में पुट कर दीजिएगा, और आपका नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब यहाँ वो समझ बताता है इन शॉर्ट, वो कहता है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं वो आपको बता देते हैं। वो कहता है वी फाइंड द कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, हमने फाइंड किया। सबसे पहले इस जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसे होमोजेनियस बना के उसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, इस शक्ल का आपको कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा। फिर वो कहता है इस y1 को और y2 को पकड़ के आपने इनका रोन्सकेन चेक करना है, और जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इसका रोन्सकेन जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर तीसरी स्टेप वो ये कह रहा है आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है और वहाँ से f(x) निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं होगा तो आप उधर से f(x) नहीं निकाल सकते, ये बात अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, दूसरा वी नाउ कंस्ट्रक्ट टू डिटरमाइन, और फिर हम अपना w1 w2 कैलकुलेट करेंगे। फिर जब हमारा w1 w2 और w हमारे पास कैलकुलेट हो गए, u1 डैश u2 डैश निकालेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, u1 u2 निकलेगा। इसी तरह yp हम लोग इजीली बना लेंगे, और फिर ये हमारे पास क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन निकल आया है। yc की वैल्यू ये और yp की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है। आजो आजो आजो, हमारे पास ये एग्जांपल है, और हम सबसे पहले इसे इक्वल टू 0 पुट करके हम इसका सोल्व करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है। जब y1 y2 आया, इसको रोन्सकेन लिया, नॉन जीरो हमारे पास आंसर आया। फिर हम आते हैं किस पे, अब हमने इसे सोल्व करना है। आपने
W कैलकुलेट कर लिया। अब आप निकालें, क्या निकालें, W1 और W2 निकालें। W1 W2 निकालने के लिए आपको ये जो इक्वेशन गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब हमारे पास y डबल डैश के साथ कोफिशिएंट 1 हो, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना है पर है, तो ये पूरी शक्ल हमारे पास f of x बन जाएगी। अब आप f of x से W1 निकालो, W2 निकालो और U1 U2 डैश निकालो। जब ये निकल आएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड पे लो और ये जनरल फॉर्म हमारे पास इजीली निकल आई है। yp निकलेगा, फिर इसी तरह आप yp प्लस y2 करेंगे, yc करेंगे तो हमारे पास y निकल आएगा। अब इसी तरह आगे देखें, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये जनरल फॉर्म में आएगा। तो खैर अभी तो इसको होमोजीनियस करके इसे सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें। जनरल फॉर्म आ गया, इसे x आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया। आप इनका रॉन स्क्वायर निकालें, रॉन स्क्वायर हमारा नॉन जीरो आया। तो अब इसी तरह आप f निकालें, इसको जनरल फॉर्म में करके f निकालें। f निकालने के बाद W1 W2 आप निकालें और फिर ये U1 और ये सारा कुछ निकाल के निकालें। इसी तरह ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब ये हमारे पास आया है हायर ऑर्डर का ऊपर हम लगा रहे हैं, मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। उनके लिए भी सेम यही टेक्निक, कोई फ़र्क नहीं है। टू द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड टू nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन टू फाइंड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, मतलब yc फाइंड करना है। जब आपको yc निकल आएगा इस शेप में हमारे पास होगा, जिससे हमारे पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे n कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है जो मैंने किसी टीचर को पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते वक्त वो बनाते हुए किसी टीचर को बहुत समझाते हुए देखा था। देन खैर फिर वो कहते हैं देन ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप इन सारों का रॉन स्क्वायर निकालें। अगर रॉन स्क्वायर नॉन जीरो निकल आए तो यस लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अच्छा, जब हमारे पास ये रॉन स्क्वायर निकल आता है फिर हम क्या करते हैं, हाँ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर और स्टैंडर्ड फॉर्म से ला के आपने इसका f of x निकालना। जब आपका f of x आपको मिल जाएगा तो ये देखो W हमारे पास 0 0 0 0 नीचे f आ जाएगा, ये आपका b आ गया है। तो अब आपने W1 W2 जितने भी हैं वो सारे के सारे आप लोग निकालेंगे। फिर ये इस तरह से फिर इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको अब आप पुट कर दें yp में तो आपका yp के आंसर आ गया। इसी तरह पे एंड में जब सम कर लेंगे तो जनरल सोल्यूशन आपके पास निकल आएगा। ये 8 स्टेप हम हर किसी के साथ करेंगे। सबसे पहले इसे होमोजीनियस करना है, इसे 0 पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करो और ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आ गया। yc आ गया, जैसे वो ये हमारे पास ये 1 बन जाएगा, ये हमारे पास y2 बन जाएगा, ये y3 बन जाएगा, ये हमारे पास 3 y's आ जाएंगे। अब इनका रॉन स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, ये नॉन जीरो आया। अब इसके बाद आपने f निकालने के लिए ये जनरल फॉर्म में ही है हमारा, ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो ये हमारे पास f of x हमारे पास आ गया। तो ये देखें अब आप इसका इंटीग्रेशन ले, ये W1 W2 W3 कैलकुलेट किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, इसका इंटीग्रेशन लिया इन सारों का, ये देखें और फिर ये yp में आपने सारा कुछ पुट कर लिया, y से ये जनरल सोल्यूशन हमारा इजीली निकल आएगा। सेम अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों ने खुद करना है। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोगों ने मुझे बताना। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे असाइनमेंट में हैं, जो मैं आप लोगों को नहीं करवा रही वो सारे के सारे असाइनमेंट पे हैं। ये वाला एग्जांपल नंबर 3 भी आप लोगों ने असाइनमेंट में करनी है। कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको आंसरेबल हूँ। और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ये सेकंड ऑर्डर ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। ये 10 क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनमें से एटलीस्ट 5 ज़रूर करने हैं, अपनी चॉइस से करें। लेकिन ये है सेकंड ऑर्डर और एक हायर ऑर्डर वाला भी ज़रूर करना है। हायर ऑर्डर वाले मेरे ख्याल से सिर्फ ये हैं 7th और 8th वाले क्वेश्चन हैं, ये हायर ऑर्डर के हैं, बाकी सारे सेकंड ऑर्डर के हैं। तो अब ये आप लोग कीजिएगा, तो कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।